नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं भारत आप तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। हम बात करेंगे भारतीय राजनीति में होते हुए बदलाव। जो बदलाव अभी हम देख रहे हैं उनका चरणबद्ध हम आपको बताएंगे कि किस तरह से किस किस राज्य में और कहां कहां पर भारतीय राजनीति में किस तरह के बदलाव हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे 1967 में जब आम चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी सबसे कमजोर स्थिति में नजर आई। तब तक की 1952 में जो चुनाव हुए, 52, 57, 62 और 67, इन चुनावों में जो कांग्रेस थी उनमें सबसे कमजोर 1967 में नजर आई। धीरे धीरे इनका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे लोक दल, जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी जैसे छोटे छोटे दल का उत्थान हुआ, उनका उदय हुआ। और 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद और 1991 में राजीव गांधी जी की मृत्यु के बाद में सहानुभूति के तहत कांग्रेस पार्टी ने फिर से अपना विकास करना शुरू किया। लेकिन अब आज की परिदृश्य में अगर देखें तो धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी अपने ढलान की तरफ जाती ही जा रही थी। अब जहां कांग्रेस कमजोर हुई वहां क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव या कहें कि विकास जो है वो तेजी से होने लगा। बीजेपी ने अपना विस्तार जिस गति से करना चाहिए था 1982 या 83 के बाद में जो उनका गठन हुआ और जिस तरह से उनको स्पीड से काम करना चाहिए था, उतनी स्पीड से, उतनी गति से भारतीय जनता पार्टी अपना विकास नहीं कर पा रही थी। इसकी वजह से क्षेत्रीय दल पनप रहे थे। अब बात करें उदाहरण के लिए, अब अगर हम बात करें हरियाणा में बीजेपी की जो वापसी अभी देख रहे हो आप, ये अचानक से नहीं हुआ। इससे पहले आप देखोगे इंडियन नेशनल लोक दल जो था, चौधरी देवीलाल और उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो इस पार्टी को आगे बढ़ाया, मुख्यमंत्री भी रहे चौटाला साहब। और फिर 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी, जो कि देवीलाल जी के पोते ही थे दुष्यंत चौटाला, वो जेजेपी का गठन किया और उन्होंने पहले ही चुनाव में 10 सीटें जीतने में अपनी पार्टी को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया। लेकिन अब जो चुनाव हुआ है, यानी कि 2024 में जो चुनाव हुआ है, वो चुनाव में आप देख रहे हो कि जितनी भी लोकल पार्टियां थी, चाहे वो आपका INLD हो, चाहे आपका जेजेपी हो, वो लगभग समाप्त हो गई। ना आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व रहा, ना इन क्षेत्रीय दलों का कोई खास प्रदर्शन रहा। यानी कि ये अपनी अंतिम सांसें गिन रही हैं। यहां पर हरियाणा में दो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में सीधा मुकाबला रहा। तो कहने का मतलब यह है, अगर देखें तो यहां क्षेत्रीय दल जो बदलाव हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टियों का फिर से एक बार प्रादुर्भाव हो रहा है, तो उसमें हरियाणा सबसे ऊपर है। दूसरा हम आपको बात करें उड़ीसा में 25 वर्षों से जहां आप देख रहे हो बीजेडी जो है सत्ता में थी, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री थे, और वहां पर अचानक से अभी जो चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव उड़ीसा में एक साथ हुए, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से विकास हुआ और सत्ता में आई, वो कहीं ना कहीं आज बीजेडी जो है, नवीन पटनायक जो हैं, वो अपनी पार्टी को मुझे नहीं लग रहा मजबूती से वापस खड़ा कर पाएंगे। जैसी स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से तो धीरे धीरे उनका पतन की ओर, या यूं कहें कि कमजोर होती हुई पार्टी उनकी दिखाई दे रही है। उड़ीसा में बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई और वहां पर बीजेडी जो है, बीजू जनता दल जिसका नाम है, वो नवीन पटनायक सरकार से बाहर हो गए जो 25 साल से सत्ता में थे। ये राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं। मैं आपको राज्य वाइज बता रहा हूं। अब बात करें कर्नाटक में आप देखोगे लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जेडीएस, जो देवगढ़ा की पार्टी थी, वो वहां एक मजबूती से पहले काम कर रही थी जेडीएस। लेकिन अब के चुनाव में अगर आप देखो तो आप उनमें निकाल के देखोगे कि उनका कोई वर्चस्व नहीं है। और जेडीएस जो एक बड़ी पार्टी थी, आज उनका जीरो हो गई वो, मतलब उनका कोई लोकसभा में और विधानसभा में कोई उनका खास वर्चस्व नहीं रहा, उनकी कोई सीटें नहीं रही। और बीजेपी और कांग्रेस मेन पार्टी बनकर के उभरी हैं। जबकि आप देखोगे कि कर्नाटक में वोकालिंगा समुदाय में जेडीएस का विशेष प्रभाव था, लेकिन उसके बावजूद भी वो पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी वहां मेन पार्टी के रूप में इकट्ठा, यूं कहें कि दोनों पार्टियां ही फाइट में रह गई। तेलंगाना बीआरएस जो है, भारतीय राष्ट्रीय समिति, लोकसभा और विधानसभा में जीरो हो गई।
और वहां पर अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है और विधानसभा का जो चुनाव हुआ है, लोकसभा विशेष रूप से 16 सीटें थी और वहां पर 8 बीजेपी ने और 8 कांग्रेस ने जीती है। यानी कि जो बीआरएस भारतीय राष्ट्रीय समिति जो थी वो लगभग लगभग खत्म हो गई। तमिलनाडु की बात करें, अन्ना द्रमुक का भविष्य मुझे लग रहा है कि अब ढलान की तरफ है। जयललिता जी की मृत्यु के बाद में अन्ना द्रमुक जो है वो ज्यादा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। इसी तरह से एआईडीएमके जो है उसने भी 2026 में, उसके भविष्य का तय होगा कि 2026 में वो कैसा प्रदर्शन करती है। और अगर वो, मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक प्रदर्शन कर पाई, अपने आप को बचा पाई, तो अगले चुनाव तक उनकी स्थिति क्या होगी, ये उनके भविष्य के बारे में अभी हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो मजबूती से वापस करेंगी। तीसरे घटक के रूप में भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, के अन्नामलाई जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, वहां के प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो काफी मेहनत कर रहे हैं, जीत नहीं पाए लोकसभा के चुनाव में, लेकिन उन्होंने काफी अच्छी मेहनत की और उनका परिणाम है कि वहां तीसरी शक्ति के रूप में बीजेपी अगर उभरती है तो उसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूती से अपने कार्यकर्ताओं के संगठन को मजबूत कर रही है। अब बात करें आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में डीएमके जो है, उदयनिधि स्टालिन, वो डीएमके धीरे 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 लोकसभा में आप बात करें तो मुझे लग रहा है कि जगन मोहन रेड्डी 2019 के लोकसभा में और विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ वापस आए, लेकिन 2024 में वो उनकी सत्ता भी चली गई और उनका प्रदर्शन भी बहुत खराब रहा है। बीजेपी और टीडीपी और जनसेना जो है पवन कल्याण की, उनका गठबंधन जीता और काफी अच्छी स्थिति में वो रहे। और बुरी जिस तरह से उनकी हार हुई है जगन मोहन रेड्डी की, उससे नहीं लग रहा कि वो वापस वाईआरसीपी की जो वापसी होगी, मुझे नहीं लग रहा कि वो अब वापस कर पाएंगे। उनकी पार्टी है वाईआरसीपी, वो बुरी तरह हारी है, मुश्किल है उनका वापस करना। ये हाल हो गया आपका, हमने बताया तेलंगाना का। अब बात करेंगे आपकी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में और प्रदर्शन किया, 18-19 में विधानसभा में 3 से बढ़कर के 77 सीटों पे हुई। और जो क्षेत्रीय पार्टी थी जिनका मैं नाम बताऊं को, सीपीएम और कांग्रेस ने 64 साल, कांग्रेस पार्टी ने और सीपीएम ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने 64 साल तक पश्चिम बंगाल में राज किया। और आज उनकी स्थिति यह है कि लोकसभा में उनका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह गया, एमपी एक रह गया, और विधायक तो शायद उनका खाता ही नहीं खुला, 0। और जो बीजेपी 3 पे थी वहां अपनी मजबूती से 77 तक का सफर तय किया। लेकिन टीएमसी 98 के बाद, जब उनका गठन हुआ 1998 में टीएमसी का गठन किया था ममता बनर्जी ने, उसके बाद जो सबसे बड़ा दौर था वो अभी था 2024 का। और लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगी और कहीं ना कहीं टीएमसी, ममता बनर्जी कमजोर कड़ी साबित होंगी। लेकिन आप देखेंगे 2024 में ममता बनर्जी ने अपने आप को साबित किया और भारतीय जनता पार्टी कमजोर वहां हुई जिस तरह से, उससे ममता बनर्जी का वर्चस्व पे हम आज भी कह रहे हैं कि उनको खत्म होने में या उनकी पार्टी को कमजोर करने में भी टाइम लगेगा। वो कमजोर तभी हो सकती है जब कांग्रेस पार्टी वहां मजबूती से फाइट में होगी। अगर कांग्रेस पार्टी वहां मजबूती से नहीं लड़ती है तो टीएमसी को वहां कमजोर करना भारतीय जनता पार्टी की अकेले की क्षमता अभी फिलहाल हमें नजर नहीं आ रही है। ये 2026 का, या यूं कहूं जो अब विधानसभा चुनाव होगा, उसमें टीएमसी की असली परीक्षा होगी 1998 के बाद। अगर वो अपना प्रदर्शन दोहराती हैं तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी का जादुई चमत्कार जो है, जादुई प्रभाव जो है बस पश्चिम बंगाल की जनता पर, वो कायम रहेगा। लेकिन अगर वो कमजोर होती हैं, जिस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं, अगर कांग्रेस पार्टी ने अपनी मजबूती से वहां उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी इतना मजबूत नजर नहीं आ रही है। विशेषकर 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत नजर नहीं आ रही। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर बात, यूपी की बात ना करें तो मेरे हिसाब से भारतीय राजनीति का कोई औचित्य नहीं। यूपी जो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेके आई थी और यूपी ही है ऐसा राज्य है जो भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
बहुत सारे प्रधानमंत्री उन्होंने दिए। यूपी से ही प्रधानमंत्री, या यूं कहें कि संसद का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। वहां पर 80 सीटें हैं और 80 सीटों पर जिस तरह से आप देखोगे बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने बारी बारी से सत्ता का इस्तेमाल किया। क्षेत्रीय पार्टी थी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कमजोर, जब जब भी कमजोर हुई है, तो हमने आपसे पहले ही कहा कि जब जब भी कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी, क्षेत्रीय दलों का उभार आएगी और वहां पर गठन होगा क्षेत्रीय दलों का और वो पनपने लगेंगे। अब वहां एसपी और बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी बारी बारी से सत्ता में परिवर्तन कर करके एक दूसरे का शासन कर रही थी। कांग्रेस पार्टी काफी लंबे समय से सत्ता से बाहर है, यानी कि 25 वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया सत्ता से बाहर है। और वहां पर 2014 में जैसे ही लोकसभा हुआ चुनाव और भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटों में से 72 सीटों के आसपास उनका गठबंधन जीता और वापसी अपनी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई। और 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुआ और योगी मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी और कहीं ना कहीं बीएसपी को और समाजवादी पार्टी को धीरे धीरे हाशिए पर पहुंचा दिया। 19 में भी यही हाल हुआ, लोकसभा में अच्छा 67 सीटें जीत करके लोकसभा में पहुंचे और 22 के चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी की जीत यह सुनिश्चित करती है कि भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूती से है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां कहीं अभी फाइट में नजर नहीं आ रही और भविष्य में भी नजर नहीं आ रही। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी को अपने दम पे लड़ना है तो उनको कोई ना कोई चमत्कार करना पड़ेगा, कोई जादुई नेतृत्व यूपी में उनको स्थापित करना पड़ेगा। बहुजन समाजवादी पार्टी लगभग खत्म हो गई है, उनका मेंबर पार्लियामेंट भी शायद कोई नहीं है, विधानसभा में उनका प्रदर्शन जो है बहुत गिर गया। लोकसभा के चुनाव जो 2024 में उनमें भी उनकी कोई खास ज्यादा सीट नहीं आई है, मेरे हिसाब से 3 या 4 सीटें हैं जहां तक मेरी जानकारी है। यानी कि उनका जो राजनीतिक पतन जो है वो धीरे धीरे होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी को एक यूं कहूं कि जीवन दान उनको 24 में मिला और उन्होंने 43 सीटें जीतने में उनका गठबंधन कामयाब रहा। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आधी सीटें यानी कि लगभग 37 सीटों पर सिमट रह गए उनका गठबंधन, और ये उनके लिए मोरल हार की तरह है। अब तय करेगा कि 10 जो विधानसभा के उपचुनाव होने वाले थे उनमें से 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। एक सीट जो है अयोध्या की, उस सीट पर अभी चुनाव कानूनी पेच की वजह से नहीं हो रहा, इसलिए 9 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूती से वापस होती है, जो कि लग रहा है कि शायद मजबूती से वापसी करेगी, तो यह समाजवादी पार्टी के लिए एक सेटबैक होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी खबर होगी कि वहां पर वो अच्छे से अपना वापस खोया हुआ जो अस्तित्व है वो वापस, या खोई हुई साख जो है वो वापस वो लेने में कामयाब रहेगी। अब बात करते हैं पंजाब कांग्रेस पार्टी और अकाली दलों के मिलजुल करके वहां सरकार काफी दिनों तक चलाई, यानी कि एक बार कांग्रेस एक बार अकाली दल। अकाली दल से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रहा है, लेकिन जब से अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के एनडीए से बाहर हुआ है, बीजेपी पहले से ज्यादा कमजोर नजर आ रही है और अकाली दल भी कहीं ना कहीं अपने मतलब सबसे बुरे दौर में गुजर रहे हैं और अकाली दलों के लिए अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो रहा है। यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन लोकसभा 2024 में आम आदमी पार्टी का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, चाहे वो दिल्ली में रहे चाहे वो पंजाब में रहे। वो आम आदमी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी का सपना देख रही थी, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो उनको मिल गया गुजरात चुनाव के बाद, लेकिन वो दिल्ली और पंजाब से बाहर कहीं अपना कोई चमत्कार नहीं दिखा पाई है। और अब के बाहर जितना उनकी सरकार जिस हिसाब से चल रही है, पंजाब में भी लग रहा है कि उनकी प्रदर्शन गिरने वाला है। यानी कि अब वहां कौन सी पार्टी, अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, 4 पार्टियां हैं, 4 पार्टियों में कौन पार्टी वापस अपना डोमिनेट करती है और किस पार्टी को सेटबैक होता है। सेटबैक तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का होगा क्योंकि वो सत्ता में है। अगर उनकी सीटें कमजोर पड़ती हैं, कम होती हैं, तो सेटबैक आम आदमी पार्टी के लिए होगा। लेकिन कांग्रेस की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। अगर कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूती से वापसी करती है तो ये उनके लिए चांस हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा मजबूती से अभी लग नहीं रही कि वो चुनाव में वापसी कर पाएगी। लेकिन चूंकि अकाली दल भी कमजोर है, अगर ये दोनों साथ आते हैं तो अकाली और भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित रूप से इनकी स्थिति मजबूत हो सकती है। लेकिन आज की
तारीख में भारतीय जनता पार्टी वहां कमजोर नजर आ रही है, अकाली दल भी कमजोर नजर आ रहे हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे से गठबंधन करेंगे तो शायद उनका कुछ ना कुछ हो सकता है, बेहतर स्थिति में हो। लेकिन आम आदमी पार्टी में गिरावट होगी तो कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, यह एक निश्चित फैक्ट है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में क्या होता है वो देखना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में तो जनाधार जो है वो खंडित ही था, ना तो आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें मिली ना कांग्रेस को, मिलजुल करके सभी 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 से सीटें जीत पाए। अब बात करते हैं महाराष्ट्र, जो अभी चुनाव हो रहा है, हमारा मुद्दा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में दो गठबंधन है, महाविकास आघाड़ी और महायुति। एक में है 3 दल, एक में है 3 दल, 6 पार्टियां हैं, 3-3 पार्टियां एक साथ मिली हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना की, आप देखेंगे कि शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार। एनसीपी जब बोल रहा हूं तो अजित पवार के पास होगी घड़ी, उनका जो चुनाव चिन्ह है, निर्वाचन आयोग ने भी और विधानसभा के अध्यक्ष जो है उन्होंने भी एनसीपी जो है अजित पवार को माना है। इसलिए मैं जब एनसीपी बोलूं तो अजित पवार, और शिवसेना बोलूं तो शिंदे जो है, शिंदे गुट, जो आपका धनुष बाण का जो चुनाव है चिन्ह है वो शिंदे को मिला है। तो पार्टी ओरिजिनल जो मानी गई है वो शिंदे और अजित पवार। दूसरे गुट में जो है कांग्रेस पार्टी है और शरद पवार के एनसीपी, और आप देखेंगे आप उद्धव ठाकरे। इस पूरे 6 दल में सबसे कमजोर स्थिति जो लग रही है वो 2 पार्टियों में लग रही है। एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जितना उनका इस्तेमाल शरद पवार जी कर सकते थे उनका किया, कांग्रेस पार्टी जितना कर सकती थी उनका किया। अब वो शरद पवार कांग्रेस पार्टी पर, दोनों पर एक उनके एसेट बन रहे हैं, उनके ऊपर वो उनका भार बन रहे हैं। उनका वो प्रदर्शन जो है वो दिख नहीं रहा है, ना लोकसभा में दिखा, और शायद विधानसभा में क्या स्थिति होती है ये उनके भविष्य पर मतदाता तय करेंगे कि विधानसभा के चुनाव जो होने वाले हैं महाराष्ट्र में वो किस करवट बैठते हैं, उद्धव ठाकरे की स्थिति क्या रहती है। यही स्थिति अजित पवार की। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो आपके शिंदे गुट है वो कहीं ना कहीं अजित पवार को लेकर के अनकंफर्टेबल है। अगर अजित पवार कमजोर होते हैं तो शरद पवार निश्चित रूप से मजबूत होंगे। दोनों पार्टियों को यह चिंता भी सताई जा रही है कि अगर शरद पवार पावरफुल होते हैं तो निश्चित रूप से अजित पवार कमजोर होंगे, और कहीं ना कहीं अगर एनसीपी का वोट शरद पवार की तरफ जाता है तो अजित पवार का जो स्थिति है वो कमजोर होगी। यानी कि वही बोझ की स्थिति कांग्रेस पार्टी और आपके एनसीपी शरद पवार पे उद्धव ठाकरे हैं, वही बोझ अजित पवार, भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं शिंदे पर है। अब शिंदे की बात करें तो शिंदे का भविष्य यह तय करेगा कि वो बीजेपी के साथ कितना चल पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो शिंदे शायद बच जाएं, लेकिन अभी अजित पवार जो हैं उनके भविष्य और उद्धव ठाकरे के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि इस चुनाव के बाद उनका भविष्य का निर्धारण होगा। शरद पवार जहां तक लग रहे हैं कमजोर लग रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति यह लग रही है कि हो सकता है वो कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर दें। हो सकता है, संभावना है, क्योंकि लीडरशिप नहीं है। यह शरद पवार जी का विधानसभा में आखिरी चुनाव होगा जो उनके नेतृत्व में या उनके नेता के रूप में स्थापित करने के बाद में यह आखिरी चुनाव है। इसके बाद शायद उनकी बेटी जो है वो पार्टी को संभाल ना पाए, इसलिए कांग्रेस पार्टी में विलय हो सकता है। इसकी संभावना से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि एनसीपी शरद पवार की पार्टी कांग्रेस में अपना विलय कर ले। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उद्धव ठाकरे पर लगा हुआ है कि उनका क्या होगा। अगर उनका प्रदर्शन कमजोर होता है तो निश्चित रूप से यह शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी होगी। लेकिन अगर शिवसेना के साथ मुझे जो लग नहीं रहा है, अगर उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी में वापस जाकर के अपना पार्टी को गठबंधन में मिलाते हैं तो शायद उनका बचाव कहीं हो सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने ईगो में, अपने पुत्र मोह में उसने ना शिंदे से बात की ना बीजेपी से बात की। वो बार बार कांग्रेस पार्टी के पास जाकर के कहते रहे कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करो। वो अपने आप को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करवाना चाह रहे थे, लेकिन ये आपको भी पता है कि ना तो शरद पवार चाहते हैं। शरद पवार ने भी अपनी पार्टी के कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर दिया कि मुख्यमंत्री के रूप में ये भी एक कैंडिडेट हैं।
कांग्रेस पार्टी इस मामले में कोई बात नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं ये मान रही है कि भाई शरद पवार और कांग्रेस जो है दोनों मजबूत हैं, अगर सरकार में बनानी भी पड़ी तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो सकता है, अगर बनी तो। और अगर भारतीय जनता पार्टी, जो अभी लग रहा है सबसे बड़ी पार्टी थी विधानसभा में, और फिर 155 सीटों पर लड़ रही है, क्योंकि शरद पवार हो या कांग्रेस हो, और आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे हो, तीनों मिलकर के 85 सीटों पर लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बंटवारे संपत्ति का हो रहा हो, सीटों का नहीं हो रहा हो। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी 155 सीटों पर लड़ रही है और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपना चुनाव में दाखिला कर रही है। तो जब ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं तो संभावना भी तो ज्यादा है कि ज्यादा सीटें लेकर आए। तो विधानसभा में अगर ज्यादा प्रत्याशी उतार रही है तो ज्यादा सीटों का संभावना भारतीय जनता पार्टी की है कि विधानसभा में इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभर कर आएगी। ये ऐसा हमारा मानना है। आप इस पे क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।